छात्रों, अपना लेसन चल रहा है प्रतिरक्षा वाला, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इसके अंदर अपन ने प्रतिरक्षा के बारे में अपन ने दूसरे लेसन में पढ़ा था। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरक्षा है ना, उसका दूसरा नाम होता है WBC। प्रतिरक्षा का दूसरा नाम क्या होता है? WBC। WBC के हमने काम पढ़े थे, आपको पता है, एंटीबॉडीज एवं एंटीटॉक्सिन का निर्माण करके, एंटीबॉडीज एवं एंटीटॉक्सिन का निर्माण करके रोगाणु से हमारी रक्षा करती है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? यानी प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी यहाँ पर बनता है अपने पास में प्रतिरक्षा साइंस क्या होता है। और रक्त समूह, ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 होते हैं, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, किस पे क्या पाया जाता है, तो इनके बारे में हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। दूसरी बात ये आती है, ये जो लेसन है वो आपके बोर्ड में 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। और 3 नंबर का आता है तो इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बनकर आएंगे आपके सामने। एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन बनकर आएंगे? 3 अंक का आएगा, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा विशेष तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कहीं से भी किसी भी लाइन में से उठाकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्रतिरक्षा की। प्रस्तावना की हम बात करते हैं। प्रस्तावना क्या है? मानव शरीर में मानव शरीर हर दिन अनेक रोगों से ग्रसित होता रहता है। ये तो हमें भी पता है, मानव शरीर है ना, हर दिन है ना अनेक रोगों से ग्रसित होता रहता है, परंतु फिर भी ये बड़ी आसानी से रोगग्रसित नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये क्या होता है? बड़ी आसानी से रोगग्रसित नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण होता है रोगाणु उन्मूलन। रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता। रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता होती है। यानी क्यों नहीं होता हमारा शरीर रोगाणु से ग्रसित क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर है ना प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित होती है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब हो गया WBC हमारे शरीर में उपस्थित होती है, तो ये WBC हमारे शरीर में कार्य करती है। और अगर WBC का प्रभाव क्या होता है? कम होता है। अगर इसका प्रभाव कम है तो शरीर रोगाणु से, रोग का प्रभाव अधिक है और WBC का प्रभाव कम है तो शरीर में रोग प्रवेश कर जाता है। और WBC का प्रभाव अधिक होता है तो ये उस रोग को नष्ट कर देती है। तो ये प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित होती है। और ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। नोट है, यहाँ पर नोट पढ़ने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। क्या कह रहा है ये? प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? रोगाणुओं को नष्ट करने वाली विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणु को नष्ट किया जाता है वो प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। किसे कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणु को नष्ट किया जाता है वो प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। या तो इस तरीके से अपने पेनेंसी दे सकते हो या ये दे सकते हो, रोगाणु के उन्मूलन हेतु। किनके उन्मूलन हेतु? रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की हम बात करते हैं तो आगे का पॉइंट आता है आपके पास में क्या? रोगाणु के उन्मूलन। प्रतिरक्षा विज्ञान समझ में आएगी आपको? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है, यानी रोगाणु को नष्ट करने के लिए अध्ययन करने है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणु को नष्ट करने के लिए अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं, ये जो अपने पास में प्रतिरक्षा विज्ञान बनता है ना, प्रतिरक्षा जो तंत्र बनता है उसके अंदर क्या होता है? करोड़ों कोशिकाएं लस्सिका प्रतिरक्षात्मक अंग जैसे अस्थि मज्जा होता है, लस्सिका पर्व होता है, थाइमस होता है, यकृत आदि रक्त तथा लस्सिका में क्रियाशील होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं जो हमारे शरीर में किसका काम करती हैं? प्रतिरक्षा का। किसका कार्य करती हैं? प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। तो ये तो थी हमारे शरीर से संबंधित बातें। फिर से समझ लो आप, मानव शरीर हर दिन अनेकों रोगों से ग्रसित होता रहता है, परंतु फिर भी ये बड़ी आसानी से रोग ग्रसित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जो रोगाणुओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। नोट, रोगाणु उन्मूलन के लिए, रोगाणु उन्मूलन और जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित होती है ना, ये प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात होती है या उपार्जित होती है, ये ध्यान रखना। हमारे शरीर में पाई जाने वाली, हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है वो जन्मजात होती है या उपार्जित होती है। नोट है, रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं लस्सिका या प्रतिरक्षात्मक अंग जैसे अस्थि मज्जा, लस्सिका पर्व, थाइमस, यकृत आदि रक्त तथा लस्सिका में क्रियाशील होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षाएं कार्य करती हैं। शरीर होता है उसके अंदर कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां काम करती हैं। एक होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो हम सबसे पहले, यानी हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षाएं कार्य करती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है आपके पास में स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। कौन सी प्रतिरक्षा विधि आती है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि आती है आपके पास में। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की हम बात करते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि ये जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है।
ये कौन सी विधि है? जन्मजात प्रतिरक्षा विधि, जो अभी ये पढ़ने पड़ी थी। यानी हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ये प्रतिरोधक क्षमता या तो क्या हो जाती है, जन्मजात होती है या उपार्जित होती है। तो ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है ना, ये जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। अनिर्दिष्ट, सामान्य तथा प्राकृतिक मारक भी इसे कहा जाता है। इसके दूसरा नाम क्या होता है, ये अन्य नाम भी याद रखने हैं आपको, अनिष्ट, सामान्य तथा प्राकृतिक मारक भी इसको कहा जाता है। इसे सामान्य की संज्ञा भी दी जाती है, इसे सामान्य की संज्ञा भी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु, सामान्य की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि ये प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती है। यानी जैसे कैंसर की बीमारी हो गई, एड्स की बीमारी हो गई, पैरालिसिस की बीमारी हो गई, तो यहाँ पर ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा काम नहीं करती है। इसी कारण इसे सामान्य की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सामान्य रोग का ही ये क्या करती है, उन्मूलन करती है, विशेष रोग का उन्मूलन नहीं करती है। इस कारण इसे सामान्य की संज्ञा दी जाती है। परंतु ये प्रतिजनों, प्रतिजन का मतलब होता है रोगाणु, प्रतिजन का मतलब क्या होता है, रोग होता है, परंतु ये प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। परंतु प्रतिजन के विरुद्ध क्या करती है, समान तरीके से कार्य करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक होते हैं। इसके लिए कौन कौन से कारक होते हैं? तो सबसे पहले नंबर का हम कारक की बात करते हैं, भौतिक अवरोधक। कौन से कारक की बात करते हैं? भौतिक अवरोधक कारक क्या होता है? जैसे त्वचा, नासिक छिद्र, अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षवात व कक्षा, कसाब, श्लेष्म उपकला आदि। इसमें क्या होता है, जैसे भौतिक अवरोधक क्या होता है, जैसे हमारी त्वचा के ऊपर कोई चीज़ गिर गई, गर्म गिर गई या ठंडी गिर गई, तो उसका हमें तुरंत एहसास हो जाता है, तो वो भौतिक अवरोधक होता है। क्योंकि कोई गर्म वस्तु है तो वहाँ से हम हाथ हटाएंगे, इसका मतलब स्वाभाविक प्रतिरक्षा हमारे से वो रक्षा करेगी हमारे हाथ की, क्योंकि अगर हम हाथ नहीं हटाएंगे तो जल जाएगा। इसलिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है ना, वो वहाँ से तुरंत हाथ को उठाएगी, तो वो त्वचा के रूप में हमें महसूस हो गया। इसी तरीके से नासिक का छिद्र होता है, नासिका छिद्र होता है, तो नाकों के द्वारा हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हम, तो नाकों में जो बाल होते हैं तो ये भी शुद्ध रूप से उसको ग्रहण करने की कोशिश करता है। अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षाव व कक्षाप कोशिकाएं, जैसे पक्षवात कोशिका होती है, कसाब कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमारे नेत्र होता है, नेत्र होता है तो नेत्र के अंदर कोई चीज़ गिरने की कोशिश होती है, कोई गिरता है तो हमारे नेत्र तुरंत अपने आप में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से भौतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। फिर आता है रासायनिक अवरोधक के रूप में। किसके रूप में? रासायनिक अवरोधक के रूप में कैसे काम करता है ये? तो रासायनिक अवरोधक के रूप में भी हम बात करते हैं कि रासायनिक अवरोधक के रूप में ये किस तरीके से काम करता है। रासायनिक अवरोधक के रूप में जैसे आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, हमने पढ़ा था, आपको पता है, पाचन क्रिया विधि के अंदर पढ़ा था, अम्ल है, यानी उदर के अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, और जठर रस में एक HCl अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था। HCl अम्ल के अम्ल में हमने 4 काम पढ़े थे। सक्रिय निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाना, भोजन को रोगाणु रहित करना, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, आर्यवाद समझ में, और भोजन को सड़ने से बचाना। ये 4 तरीके से हमने HCl अम्ल के अंदर काम पढ़े थे। तो रासायनिक अवरोधक के रूप में किस तरीके से काम करता है, तो जैसे हमने पाचन क्रिया में पढ़े थे उसी तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। मान लो कोई निष्क्रिय एंजाइम है, वो सक्रिय नहीं हो रहा है, तो ये रासायनिक अवरोधक के रूप में काम करता है। जैसे आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, विभिन्न देह तरलों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, लार, अश्रु, पसीना, ये हमारे शरीर में किसके रूप में काम करते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करते हैं, यानी शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद में आता है तीसरे नंबर का आपका कोशिका अवरोधक। क्या आता है? कोशिका अवरोधक। बक्ष्काणु क्रिया में, बक्ष्काणु क्रिया का बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, माँ बक्ष्काणु कोशिकाएं, आर्यवाद समझ में, तो उनके अंदर पढ़ा था बक्ष्काणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, बक्ष्काणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल आदि, साथ ही साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं जैसे प्राकृतिक मारक, साथ ही जैसे साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं जैसे प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो ये कोशिका अवरोधक के रूप में हमारे शरीर में काम करते हैं। हमने पढ़ा था, आपको पता है कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, RBC और WBC के बारे में हमने पढ़ा था, प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो RBC WBC प्लेट्स होती है ना, वही कोशिका अवरोधक के रूप में काम करती हैं, यानी स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में। इसके बाद में चौथे नंबर पर ज्वर और सूजन आदि, ये भी हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती हैं, प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। कौन सी विधि? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो ये कल पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों, कल मैंने आपको टेस्ट के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 2 बच्चों ने क्वेश्चन करके दिखाए हैं, और एक बच्चे के नंबर आए 9 सही 3/4, दूसरे के भी 9 सही 3/4। एक था गिरिराज बुनकर, एक था अभिषेक बुनकर।
तो आप है ना, जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसका आप पूर्ण रूप से अवलोकन करें, उसको समझने की कोशिश करें, क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये जो मैं नोट्स डालता हूँ इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि फ़ोटो मैं इसके साथ सेंड करता हूँ, तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि बाद में नोट्स लिखाने में अपने के पास में समय नहीं रहेगा। इसलिए आप रेगुलर तरीके से अध्ययन करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समय कम रहेगा तो फिर आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें आपको रेगुलरली तैयारी करना अनिवार्य है। अगर आप तैयारी पूर्ण रूप से नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। गिरिराज बुनकर और अभिषेक बुनकर, इन दोनों बच्चों ने ही टेस्ट दिया। बाकी बच्चे मेरे को लगता है ऐसे कि आप पढ़ रहे ही नहीं हो सकता है ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आ रही हो, लेकिन जैसा थोड़ा बहुत भी आपको पढ़ने को मिले तो आप पढ़ा करो। नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप देख लेना क्या दिक्कत होती है, क्योंकि आपके साथ सिलेबस कवर नहीं होगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो रेगुलर रूप से कवर करते रहें, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि किस तरीके से। तो हमने स्वाभाविक प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ ही लिया है। स्वाभाविक प्रतिरक्षी क्या होती है? स्वाभाविक प्रतिरक्षी अपने आप में जन्मजात प्रतिरक्षी होती है। इसे अनिर्दिष्ट, सामान्य तथा प्राकृतिक मारक कोशिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसे सामान्य की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि ये हमारे शरीर में सामान्य रूप से काम करती है। विशेष रोगाणु यानी प्रतिजनों का, ये विशेष रोगाणु प्रतिजन जो होते हैं उनका उन्मूलन करने में सक्षम नहीं होती है, इस कारण इसे सामान्य की संज्ञा दी जाती है। जैसे एड्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो ये वायरसों के कारण फैलती है। अब जैसे मान लो आप कोरोना के बारे में समझ लो, आप कोरोना चल रहा है तो ये कृत्रिम वायरस है, और इस वायरस के कारण हमारे शरीर में अगर ये फैल जाता है तो ये हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक प्रतिरक्षी है वो इसको नष्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षी जन्मजात होती है, जो हमारे शरीर में जन्म से ही क्रियाएं करती रहती है। उपार्जित प्रतिरक्षी ऐसी विधि होती है जो बाहर से शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाई जाती है। जैसे बाहर से डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो वो स्वाभाविक प्रतिरक्षी नहीं होती है, उपार्जित होती है, यानी बाहर से प्रविष्ट करवाई जाती है। हमारी जुकाम हो रही है और कुछ हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने हमारे को मेडिसिन दी है तो उस मेडिसिन को हम काम में लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्रियाएं करती रहती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, आज तक इतना ही काफ़ी है। रेगुलर आप अध्ययन करते रहिए।